नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर विपक्ष की मजबूत होती घेराबंदी की, चुनाव सुधार विधेयक पर संसद की मोहर की, जानेंगे भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात से क्यों फंस गई सपा, पंजाब में फिर क्यों शुरू हुआ किसानों का आंदोलन, बात करेंगे बंगाल में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, पीएम के प्रयागराज दौरे की और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिश पर शुरू हुए विरोध की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध, 2 वेबसाइट पर भी लगा बैन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद सरकार ने लिया फैसला। फोन टैपिंग मामले के बाद मोदी सरकार पर लगा एक और बड़ा आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम किया जा रहा है हैक, लगता है सरकार के पास नहीं है कोई और काम। चुनावों से पहले सहयोगी पार्टियों के दबाव में बीजेपी, यूपी सरकार ने निषाद आरक्षण के लिए लिखा पत्र। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद का आया बयान, बोले अच्छी शुरुआत, हमारी मांग का जल्द निकलेगा हल। शेयर बाजार में आज दिखी तेजी, 497 अंकों की तेजी के साथ 56,319 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 157 अंकों की तेजी के साथ 16,771 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मानसून सत्र की तरह संसद का शीतकालीन सत्र में भी हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जगह दूसरे ही मुद्दे उठा रही है। संसद राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के साथ ही अजय मिश्र टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से निकालने की मांग पर एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सरकार को चेतावनी भी दे डाली। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसद इस सत्र में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। वैसे उनके निलंबन का ऐलान सत्र शुरू होने से पहले ही हो गया था, लेकिन उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये और विपक्ष के ना झुकने के चलते अब साफ हो चुका है कि निलंबित विपक्षी सांसद इस सत्र के बचे हुए दिन भी संसद सत्र की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब संसद सत्र में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। आज भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इसके साथ ही अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला। ये मार्च संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक निकाला गया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल हुए। मार्च में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो टेनी को बचा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बार बार कहा है कि एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। रिपोर्ट आई है कि ये एक साजिश है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। पीएम अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम इस व्यक्ति को जेल में डाल कर दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। आज नहीं तो कल जेल भेज दिया जाएगा। राहुल के तेवरों से साफ है कि संसद सत्र के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। यूपी चुनावों में भी टेनी पर उठने वाले सवालों का जवाब बीजेपी को देना ही होगा। जिस मामले को लेकर विपक्ष अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो 2.5 महीने पुराना है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान जब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, तब अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गाड़ी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर चढ़ा दी गई थी। विपक्ष के सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। संसद में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जगह मनमानी करती दिख रही है। चुनाव सुधार से जुड़ा अहम विधेयक कुछ देर की चर्चा के बाद ही राज्यसभा से पास करा लिया गया। विपक्ष के 12 सदस्य पहले ही निलंबित कर दिए गए थे और जो सदस्य उपस्थित थे उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। तो क्या है विपक्ष की आपत्तियां और कैसे पास हुआ ये विधेयक, देखिए ये रिपोर्ट। वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा से भी पास हो गया है। हंगामे के बीच सरकार ने इस बिल को राज्यसभा से पास करा लिया। लोकसभा 20 दिसंबर को इसे पास कर चुकी है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये कानून बन जाएगा। इसके कानून बन जाने के बाद मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारी मतदाताओं से आधार कार्ड मांग सकेंगे। इस बिल का दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने गुस्से में आकर संसद की रूल बुक को सेक्रेटरी जनरल पर फेंक दिया। इसके बाद वो सदन से वॉकआउट भी कर गए, लेकिन उनके वॉकआउट का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार ने राज्यसभा में ध्वनि मत से इस विधेयक को पास करा लिया। जबकि विपक्ष की ओर से व्यावसायिक सलाहकार समिति का हिस्सा बने बिना चुनावी बिल के लिए समय आवंटित किए जाने पर आपत्ति भी जताई गई। विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि चुनाव सुधार विधेयक को जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाए। विधेयक पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन नोटिस भी दिया, लेकिन विपक्ष की किसी भी मांग को सरकार ने नहीं माना।
चुनाव कानून संशोधन विधेयक सरकार ने जरूर पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। एक विधेयक पास और एक बिल संसदीय समिति के पास। संसद सत्र के अभी 2 दिन और बचे हुए हैं और बचे हुए 2 दिनों में भी स्थिति बदलती नहीं दिख रही है। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह नजारा हंगामेदार दिखाई दे रहा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है एक तस्वीर को लेकर। ये तस्वीर है तो एक निजी कार्यक्रम की, लेकिन इसके राजनीतिक मायने दूर तक निकाले जा रहे हैं। तो क्या है इस तस्वीर में जिसका यूपी चुनावों से जोड़ा जा रहा है लिंक? देखिए, सोफा, सपा और संघ तीनों एक साथ। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जो दावे इस तस्वीर को लेकर किए जा रहे हैं उसकी हकीकत कुछ और ही है। जो तस्वीर दिख रही है उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और लाल टोपी पहने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। उनकी ये मुलाकात भले ही एक शादी में एक सामान्य मुलाकात हो, लेकिन 2 अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी इन हस्तियों की इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। यूपी बीजेपी ने तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। यूपी कांग्रेस ने भी इसे लेकर ट्विटर पर लिखा, नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। तो सपा की ओर से भी इसका जवाब देने के लिए इसी कार्यक्रम की दूसरी फोटो ट्वीट की गई, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मुलायम सिंह से मिल रही हैं। मुलायम सुप्रिया सुले को आशीर्वाद दे रही हैं। सपा ने ये बताने की कोशिश की है कि भागवत और मुलायम सिंह की मुलाकात राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम में दोनों अचानक ही मिल गए। लेकिन सपा को अब इससे नुकसान की आशंका भी सता रही है। दरअसल ये सब कुछ बीजेपी की रणनीति के तहत ही किया जा रहा है और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर डाली गई ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। बीजेपी को यूपी में सपा के हाथों हार का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव की सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उससे यूपी में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर होते दिख रही है। और पिछले 3 सालों में जहां जहां बीजेपी की किसी पार्टी से सीधे टक्कर हुई है तो अधिकांश मौके पर बीजेपी को हार मिली है, लेकिन बहुकोणीय मुकाबले में बीजेपी की राह आसान हो गई है। इसीलिए बीजेपी इस मुलायम और भागवत तस्वीर को तूल देने की कोशिश कर रही है, जबकि सच ये है कि ये तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नाते निहारिका के विवाह समारोह की है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे थे और मुलायम सिंह की इनमें से अधिकांश लोगों से मुलाकात भी हुई थी। तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, लेकिन सब कुछ सच नहीं बोलती। राजनीति में तो सच मौके पर ही सामने आता है और इस समय मौका किसानों के हाथ में है। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को झुकने के बाद अब पंजाब के किसानों के निशाने पर पंजाब की चन्नी सरकार आ गई है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अब पंजाब में आंदोलन शुरू कर दिया है। तो क्या है किसानों की मांग जिससे मुश्किल में दिख रही है चन्नी सरकार? कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में साल भर से लंबा खिंचा आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब पंजाब में किसानों के कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राज्य में किसानों और मजदूरों ने कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। रेल ट्रैक पर किसानों के बैठे रहने की वजह से पंजाब से गुजरने वाली करीब 27 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का ये आंदोलन पूरी तरह से कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान मरे लोगों के परिवारजनों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए पुलिस केस वापस लेने की मांग को लेकर खड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन की तरफ से टोल दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि प्रदेश के नेताओं के साथ पिछले दिनों बैठक हुई थी। बैठक में हर मसले के समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन सरकार वादे से मुकर गई। सरकार के मुकरने के बाद ही रेल ट्रैक पर प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और इसके लिए पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। सोमवार को किसानों के प्रदर्शन के कारण पंजाब से गुजरने वाली करीब 55 ट्रेनें प्रभावित रहीं। इनमें से 27 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन रद्द होने से यात्री काफी परेशान हैं। जम्मू और कटरा से चलने वाली ट्रेन रद्द होने के बाद कई यात्री सड़क मार्ग से निकल गए, तो कई यात्री महंगी फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में दिखे। कठुआ में यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचकर हंगामा भी किया। हालांकि बाद में स्टेशन मास्टर ने जैसे तैसे यात्रियों को समझा बुझाकर शांत करवाया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ट्रेन सेवा जल्द ही सही तरीके से चालू हो सकती है।
किसानों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस संभल कर कदम उठा रही है। जल्द ही पंजाब सरकार किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। पंजाब में बीजेपी पहले ही किसानों के गुस्से के चलते मुश्किल में दिख रही है। वैसे बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ पंजाब में ही नहीं दिख रही, बंगाल में भी उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि पार्टी बंगाल में एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। आज कोलकाता नगर निगम चुनावों की मतगणना हुई, तो क्या आया परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब जब वो दीदी को बेदम साबित करने के लिए आगे बढ़ती है, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी को जोरदार धक्का लगने जा रहा है। नतीजे बताते हैं कि अब की बार दीदी ने विरोधियों को पस्त कर दिया। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी ने 10 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं रुझानों के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी 144 वार्ड में से 134 में आगे चल रही है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य चुनावी रेस में काफी पीछे छूट गए हैं। अब तक मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से टीएमसी को 74.2% वोट मिले, बीजेपी को 8% और लेफ्ट को 9.1% वोट मिले। इन आंकड़ों के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जबरदस्त जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद वो ममता के विजय रथ को नहीं रोक पाई है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी ने तो चुनाव रद्द करने की भी मांग की थी। रविवार को चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यह जोर जबरदस्ती के दम पर चुनाव लड़ा गया था और लोकतंत्र को खत्म करके वोट डलवाए गए थे। बीजेपी ने 144 वार्ड में रीपोलिंग की मांग की थी, वहीं सीपीएम ने भी 17 वार्ड में रीपोलिंग की मांग की थी, लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और आज चुनावी नतीजों में टीएमसी महाविजय हासिल करती नजर आई है, जिससे एक बार फिर बंगाल में बीजेपी का कमल कमजोर पड़ गया। पहली बार कोलकाता नगर निगम में टीएमसी को इतनी बड़ी जीत मिली है। इस जीत से साफ है कि बंगाल में दीदी ने फिर खेला कर दिया, लेकिन इस समय राजनीति का सबसे बड़ा खेला यूपी में खेला जाना है, जहां कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी की सत्ता दांव पर है और इसे बचाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद उठा रखी है। आज पीएम एक बार फिर यूपी के दौरे पर थे और निशाने पर था कांग्रेस का एजेंडा। जी हां, बीजेपी की परेशानी सपा के साथ अब कांग्रेस से भी बढ़ती दिख रही है। तो क्या बोले पीएम, देखिए ये रिपोर्ट। 2022 यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों की रैलियों और सभाओं का दौर तेज हो गया है। उसी कड़ी में अपनी सत्ता बचाने की जुगत में लगी बीजेपी भी लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कभी किसी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है तो कभी शिलान्यास, और इसके लिए बार बार पीएम मोदी यूपी जा रहे हैं। और ये सब भी कम लगा तो प्रयागराज में महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को ही बुलाया गया, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को अपने निशाने पर लिया, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है, वहीं पीएम मोदी ने फैसले का विरोध कर रहे नेताओं को प्रयागराज की धरती से जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कहा कि बेटियां भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसीलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। बेटियां जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। विपक्ष को निशाने पर लेने के अलावा पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। पीएम ने तो जवाब दे दिया, अब विपक्ष की तरफ से इस पर क्या टिप्पणी की जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर की। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था। राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य विभाजन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी। अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन विपक्ष को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। विपक्ष सरकार पर अपना फायदा देखने का आरोप लगा रहा है। तो क्या कहना है विपक्ष का, देखिए खास रिपोर्ट।
बीते दिन परिसीमन आयोग की बैठक में तमाम प्रक्रियाओं के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके तहत जम्मू डिवीजन में 6 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है और कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता रहा है। दरअसल राजनीतिक दलों का कहना है कि भाजपा हिंदुओं के प्रभाव वाले जम्मू में सीटें बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि इससे वो सत्ता में आए और अपना मुख्यमंत्री बना सके। अगर जम्मू में सीटें बढ़ती हैं तो इसका फायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि वह यहाँ के वोट बैंक पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। कश्मीर पर भाजपा की निर्भरता कम है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वही कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा, परिसीमन कमीशन के सामने मेरी आपत्तियां गलत नहीं थी। इनकी कोशिशें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की हैं। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं इस परिसीमन से बेहद निराश हूँ। कमीशन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहा है। जो डेटा था उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। हमें ये कबूल नहीं है। 6 सीटें जम्मू और सिर्फ 1 कश्मीर को दी जा रही है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक भी गलत है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एससी और एसटी के लिए तो सीटें पहले से रिजर्व हैं। जहां तक परिसीमन की बात है तो इसे आबादी के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 22 लाख है। आबादी के लिहाज से तो परिसीमन नहीं हो रहा। अब इनके अलावा कई और भी लोग हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। ऐसे में भाजपा के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। तो अब देखना होगा कि भाजपा इस मुश्किल से कैसे निकल पाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।